ओके, सो अगर मान लो कोई एक स्पेशल केस आ जाता है हमारे पास जहाँ पे मुझे चेक करना है कि एक गिवन एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं एरे में। लेट्स से मेरे पास एरे है 1, 3, 12, 20, 30 और 100। और अगर मुझे, ये बहुत छोटा एरे लिया मैंने जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और अगर मुझे कोई बोल दे कि चेक इफ 20 इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट, तो हम लीनियर सर्च में क्या कर रहे थे, हर एक एलिमेंट को वन बाय वन पिक किया और चेक किया कि वेदर दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 20 और नॉट, और अगर मिल गया हमें तो डायरेक्टली हम रिटर्न ट्रू कर रहे थे। तो उस केस में हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया गया था ना फर्स्ट क्लास में। हेलो, टाइम टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी बता दिया था पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस केस में लीनियर सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा था, हमारा बिग O ऑफ n, बिकॉज हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन उठा के चेक कर रहे थे। बट बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। बाइनरी सर्च में हम क्या बेसिकली करते हैं क्या है, फर्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारे पास टारगेट वैल्यू कितना है हमारा। लेट्स से मेरा टारगेट है 20, मुझे ये जानना है कि टारगेट वेदर 20 इज प्रेजेंट इन दिस एरे और नॉट। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट मेरे पास रेंज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जो हम जब हम बाइनरी सर्च स्टार्ट करते हैं, हम पहले अपना सर्च स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास सर्च स्पेस क्या है, पूरा एक होल एरे, इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 और ये चलेगा, फिर ये होगा 1, 2, 3, 4, देन 5, राइट। तो हमारा इनिशियली हम लो, एक दो वेरिएबल सेट करते हैं बाइनरी सर्च में, लो और हाई। लो क्या डिनोट करता है, हमारी सर्च स्पेस का स्टार्टिंग पॉइंट, और हाई क्या डिनोट करता है, हमारे सर्च स्पेस का एंडिंग पॉइंट। और सर्च स्पेस क्या है कि हम किस रेंज में सर्च कर रहे हैं, हम लोग का हमारा एलिमेंट जो टारगेट एलिमेंट है 20। तो इनिशियल केस में क्या होगा, पूरा एरे ही हमें सर्च करना है। तो पूरे एरे के लिए हमारा लो क्या बन जाता है, 0 जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और हाई क्या बन जाएगा, 5 विच इज द एंडिंग पॉइंट। तो हर एक केस में हम सबसे पहले, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, ये हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च इस केस में हम सिर्फ सॉर्टेड एरे पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आगे पता चलेगा क्यों सॉर्टेड एरे पे होता है। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च के हर स्टेप पे हम लोग एक मिडिल एलिमेंट डिफाइन करते हैं विच इज द मिड ऑफ द सर्च स्पेस। इस केस में हमारा मिड क्या होगा, 5 प्लस 0/2 विच इज 2। तो हम 2 पे जाके चेक करते हैं, 2 पे इंडेक्स, 2 पे क्या कौन सा वैल्यू है हमारा, 12। लेकिन हमें चाहिए क्या था, 20। इतना तो पता चल गया कि अगर इंडेक्स 2 पे 12 है तो 2 के लेफ्ट साइड में उससे छोटे ही एलिमेंट्स होंगे, इक्वल टू भी हो सकते हैं या उससे छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन 20 उससे बड़ा तो हो नहीं, प्रेजेंट हो नहीं सकता लेफ्ट साइड में। तो इससे दिस इज गारंटीड दैट नाउ आवर टारगेट वैल्यू विच इज 20 लाइज इन द राइट साइड ऑफ द सर्च स्पेस, जो मिड के राइट वाला पोर्शन है। तो अब हमारा सर्च स्पेस क्या हो गया, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। क्योंकि जीरो से लेके मिड तक, तो लो से लेके मिड तक तो हमारा वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 20 ही था। तो उससे उस रेंज में सर्च करने का कोई फायदा ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोग को गारंटीड है वहां पे एलिमेंट हम लोग का मिलेगा नहीं। तो अगर हम लोग को अभी फाइनली टारगेट वैल्यू चेक करना है तो उसके राइट साइड में चेक करना होगा। तो हम लोग का अभी करेंटली लो कितना हो गया, मिड प्लस 1। मिड प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 दैट इज 3। और हाई इनिशियल के पहले से ही हम लोग का कितना था, 5। तो अब क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग का सर्च स्पेस ये वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि अब मिड क्या होगा, हम लोग का मिड होगा 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4। तो हम अभी फोर्थ इंडेक्स पे आके चेक करें कि वेदर दिस इज इक्वल टू 20 और नॉट। तो अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या है हम लोग का, 30 विच इज ग्रेटर देन 20। तो अब अगर फोर्थ इंडेक्स पे 30 मिला है, इसका मतलब फोर्थ के आगे भी 30 या 30 से ज्यादा ही बड़े ही एलिमेंट्स मिलेंगे। 20 तो मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो अब हम लोग का सर्च स्पेस क्या हो गया, इनिशियली लो तो था ही, अब हाई का वैल्यू क्या हो गया, मिड -1 हो गया। तो अभी इस केस में हम लोग का लो हो जाएगा 3, और हाई हो गया हम लोग का मिड -1, 4 - 1 दैट इज 3। तो अब फाइनली हम लोग एक एलिमेंट पे कन्वर्ट कर गए। तो इस फाइनल एक एलिमेंट को हम लोग को चेक करना है वेदर दिस इज इक्वल टू 20 और नॉट विच इज इज। लेकिन इस केस में ऐसा हो गया कि हम लोग को मिल गया अपना टारगेट एलिमेंट। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो एरी में। लेट्स से अगर मैं ये 2, लेट्स से 15 होता अगर,
और अगर मुझे बोला गया कि 20 सर्च करो तो 20 मुझे मिला ही नहीं, तो अगर फाइनली कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, इस केस में मुझे मिला नहीं 20, अभी अगर मुझे 20 सर्च करना हुआ तो फाइनली मेरा मिड क्या बनता है यहाँ पे, लो प्लस हाई बाई 2, राइट, विच इज 3 + 3/2 विच इज 3। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 15, तो 15 तो विच इज लेस देन 20। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि राइट साइड पे मूव करते हैं, बिकॉज लेफ्ट साइड में तो मूव करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो लो हम लोग का बन जाता 4 और हाई हम लोग का रह जाता 3। इस केस अगर ऐसा केस आ जाता है कि जहां पे लो एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ हाई, इस केस में हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट तक हम लोग को अपना एरे का वैल्यू मिल गया, दैट मीन्स दैट वैल्यू एग्जिस्ट इन आवर होल एरे। अगर इसके बाद भी नहीं मिला, अगर लो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई हो गया तब भी हम लोग को एरे का वैल्यू नहीं मिला, इसका मतलब दैट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो इसका अच्छा यूडो कोड होगा कि हम लोग एक एरे ले लेते हैं, और ये गारंटीड है कि एरे सॉर्टेड है, और अगर सॉर्टेड नहीं है तो तुम लोग को बाय डिफॉल्ट और उसको एक्स्ट्रा से सॉर्ट करना पड़ेगा, इसके लिए अलग से एनलॉगन लग जाता है। लेकिन अभी हम लोग चेक करें कि इनिशियली लो है 0, हाई है n-1, और हम लोग चेक करें कि टारगेट वैल्यू कोई एक इनपुट से मान लो मिल जाएगा मुझे। और एक मैं बूलियन वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ कि इस प्रेजेंट, अगर मुझे मिला कि नहीं, बाय डिफॉल्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि एरे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, अगर मिल जाता है बाद में तो इट्स फाइन। इस केस में हर एक इटरेशन पे हम लोग क्या करते हैं, पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, लो प्लस हाई बाई 2। इफ वी ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट इज प्रेजेंट इक्वल टू ट्रू, ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो इफ वी ऑफ मिड एक्सीड्स द गिवन टारगेट वैल्यू, इसका मतलब उसके राइट साइड पे जाने का कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज उससे बड़े ही वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो हाई को मैं सेट कर दूंगा मिड -1, एल्स लो इक्वल टू मिड +1। अगर यहाँ तक खत्म हो गया तो अगर मेरा एरे एरे में वो टारगेट एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो इस प्रेजेंट वेरिएबल ऑटोमेटिकली ट्रू बन जाएगा इस कंडीशन की वजह से। तो फाइनली अगर नॉर्मल अगर प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही बाइनरी सर्च है। और इस बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, इनिशियली हम लोग का सर्च स्पेस कितना था, n साइज का था। आफ्टर फर्स्ट इटरेशन सर्च स्पेस कितना बन गया, n/2। आफ्टर सेकेंड इटरेशन n/4। ऐसे करते करते आफ्टर मान लो k इटरेशन सर्च स्पेस बन गया 1, एकदम एक एलिमेंट पे हम लोग कन्वर्ट कर गए। तो इसका मतलब क्या होगा, n डिवाइडेड बाई 2 raised to the power k विच इज 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 raised to the power k इक्वल टू n, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे तो log 2 ऑफ n इक्वल टू k। इसका मतलब पहले लीनियर सर्च में हमें क्या करना पड़ा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था big O of n, बिकॉज एक एक एलिमेंट को चेक कर रहे थे। यहाँ पे एक एक एलिमेंट को चेक नहीं करना पड़ता, मिड पे जाके हम लोग ब्रेक कर देते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर इस कंडीशन की वजह से रहता है। तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स log of n। तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? Excuse me, Bhaiya. हाँ बोलो। Bhaiya, can you go to line number 11? या हाँ। Bhaiya, I'm अच्छा ओके ओके। just having confusion whether when to use ampersand x and x in range for ओके loops. हाँ, रेंज फॉर लूप्स में इट हैपेंस लाइक दैट, लाइक whenever you are using range based for loops, if you are taking an input of an input in the of array values, then you need to use ampersand, because you are taking the actual value from the standard input, right? But if you have already taken the input, let's say I have taken the input in the normal way, right, the one which we generally do. Now if you want to process each element, and if you want to check and do not want to actually affect the array value, what you will do is you will just take without ampersand. But if you want to actually change or change in the memory the actual value of the array, then you need to use ampersand, which is generally passed by address. Functions में होता है ना कि like we use variables to pass by address or call by value, call by value, call by address.
ये तो पढ़ा ही होगा शायद सी क्लासेस में. Yes, sir. Yeah, so in that case, when we want to actually change the value, original value in that function, we usually use pass by address in C++. But if you don't want to change that value and just want to calculate some other value on the basis of that value, let's say the normal standard function of swapping two integers, right? So this code will not work. Like if I just use int temp equal to x, y equal to temp, and x equal to y and y equal to temp, and just return from this code will not actually swap the two array values because I've passed this value by value, not by address. Same goes with taking input also. If you want to take input, always remember, if you want to take input using range based for loops, make sure you use pass by address, use ampersand for taking input. But if you don't want in every other case, it doesn't matter if you use ampersand or not. If you use ampersand, always be careful that it will actually change the array value. So if you don't want to alter the array values, don't use ampersand. Is it clear? Yes, sir. Okay, cool. तो यहाँ तक था बाइनरी सर्च का इम्प्लीमेंटेशन और ओके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी C++ में HTML में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो C++ by default has two main functions which are used to find the smallest element which is greater than or equal to, let's say, okay, let me explain it again. Let's say you are given an array, ठीक है? You are given an array और array में कुछ already values present है. I give you a number y and I ask you find the smallest number which is just greater than or equal to the value of y. One such approach will be to linearly traverse the array, like go one by one, you check the array elements and return the smallest value which is greater than or equal to y. In that case, time complexity will be big O of n. Now I give you the condition that the array values are sorted. So now, since I told you that array values are sorted, you can easily apply binary search. So the common, या तो तुम कस्टम बाइनरी सर्च खुद का लिख सकते हो, लो हाई वैल्यू सेट करके, जो नॉर्मल हम लोग चेक कर रहे थे. एल्स यहाँ पे C++ STL लाइब्रेरी में लोअर बाउंड नाम का एक फंक्शन आता है which returns you an iterator to that element if that element exists, या फिर वो end of the vector पे वो point करेगा. Let me give you an example. और मान लो कि एक वेक्टर है v नाम का, साइज n है, मैं इनको दे दूंगा उसको. ठीक है, और ये इट इज गारंटीड दैट द वेक्टर v सॉर्टेड. सो मैं टारगेट लेता हूँ. माय गोल is to find the smallest value which is just greater than or equal to target. तो C++ में एक इटरेटर लोअर बाउंड नाम का एक फंक्शन आता है, जो तुम, ये इसका सिंटैक्स है. सिंटैक्स क्या है? लोअर बाउंड नॉर्मल लिखा, बिगिनिंग स्टार्टिंग इटरेटर, कहाँ से तुम्हें सर्च करना है और कहाँ तक सर्च करना है. तो मैंने कंप्लीट एरे को ही मुझे सर्च करना पड़ेगा, राइट? सो बिगिनिंग v डॉट बिगिन विच रिटर्न्स द इटरेटर टू द स्टार्ट ऑफ द वेक्टर, एंड v डॉट एंड इट रिटर्न्स एन इटरेटर टू द एंडिंग ऑफ द, मतलब एंडिंग पोजीशन ऑफ द वेक्टर. और किस एलिमेंट का तुमसे, मतलब तुमको चाहिए कि विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट एलिमेंट, ये तुम्हें एक इटरेटर रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. ठीक है, तो इसका अच्छा से ध्यान रखना. तो अभी के लिए मैं ऐसा ही एग्जांपल दूंगा जिससे मुझे एक मिल जाए, और उसको डीरेफरेंस करना होता है नॉर्मल बेसिक पॉइंटर से. तो अगर मान लो मेरा एरे एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है, 12 है, 20, 29, फिर 30 और 30, फिर 40, फिर 55, एंड माई टारगेट इज 15, लेट्स से. तो इस एरे में देख के क्या लगता है, विच एलिमेंट इज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 15? इट्स 20, राइट? सो इसका आउटपुट भी 20 ही आना चाहिए. लेट्स रन इट. टाइम लग रहा है कंपाइलर को. ओके,
तो फाइनली द आंसर इज 20। अगर मुझे बोलता कि फाइंड लेट्स से कि अगर 15 खुद प्रेजेंट हो जाता है एरे में, तो ये 15 को ही रिटर्न कर देता, बिकॉज जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर बाउंड रिटर्न करता है, क्योंकि 15 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इट विल रिटर्न एन इटरेटर टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन विच इज इंडेक्स 0 1। इंडेक्स 1 पे वो जाके पॉइंट करने लग जाएगा इटरेटर। अगर मैं बोलता कि अपर बाउंड क्या करता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन दैट टारगेट एलिमेंट, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन दैट टारगेट एलिमेंट। तो यहाँ पे 15 रिटर्न नहीं करके वो 29 रिटर्न कर देगा, 29। तो ये था बेसिक है बहुत, मतलब बस इसको, मतलब आई डोंट सजेस्ट कि अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज करो, कभी कभार बहुत एरर्स आ जाते हैं, रन टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि जो इटरेटर वो रिटर्न कर रहा है ना, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एकदम तुम बहुत सबसे बड़े वैल्यूज के लिए तुम चेक कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा टारगेट वैल्यू 90 हो जाता, तो 90 के लिए वो एकदम एंडिंग पे जाके पॉइंट करने लग जाता, मतलब आउट ऑफ द एरे, क्योंकि वो उससे बड़ा वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है एरे में। तो उस केस में अगर तुम उसे डी रेफरेंस करने जाओगे ना, तो कभी कभार ऑनलाइन जजेस में रॉन्ग आंसर दे देगा या फिर रन टाइम एरर दे देगा। तो इट्स बेटर कि तुम कस्टम बाइनरी सर्च जो नॉर्मल लिखते हैं वो लिख लो। सेम गोज विद, ये था वेक्टर के लिए, सेम गोज विद मल्टी सेट एंड सेट ऑल्सो। अगर तुम्हारे पास सेट रहता सेट सी प्लस प्लस एस टी एल में, और मान लो कि मैंने पूरे एरे वैल्यूज को इधर डाल दिया, और सेम सेम तुम कर सकते हो कि एस डॉट लोअर बाउंड सेट टारगेट, यहाँ पे तुम्हें वो इटरेटर मिल जाएगा, और डायरेक्टली तुम स्टार आई टी कर सकते हो, या 15। जस्ट सेम है वेक्टर की तरह, बस सिंटेक्स थोड़ा अलग है। सेट के केस में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स यूनिक रहते हैं, तो डायरेक्टली वो, मतलब सेट का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी। और सेम गोज विद मल्टी सेट ऑल्सो, कि मल्टी सेट में भी एग्जैक्ट सेम सिंटेक्स है, बट मल्टी सेट कैन ऑल्सो कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, तो उस बेसिस पे थोड़ा चेंजेस ज़्यादा, मतलब चेंजेस क्या ही है, मतलब वही एग्जैक्ट सेम सिंटेक्स है। और बाकी हाँ, अभी ये यहाँ तक अगर बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ में आ गया, तो मेन जिस पे क्वेश्चंस आते हैं ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स में या फिर इंटरव्यूज में, वो है बाइनरी सर्च दी आंसर। अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि अगर मान लो एरे सॉर्टेड है, तो उस केस में मुझे ये चेक करना आ गया कि अगर एरे एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एक मैं बोल दूं कि टारगेट वैल्यू है, और तुम्हें पता लगाना है कि एरे वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट, तो तुम लॉग बिग ऑफ लॉग इन टाइम में तुम वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो एरे वैल्यूज एरे सॉर्टेड ही नहीं है, तो क्या बाइनरी सर्च लगाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम लोग कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट देते हो क्या? हेलो। यस भैया। हाँ, तो मतलब अगर कॉन्टेस्ट देते हो तो वहाँ पे एक टाइप का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है आजकल, इंटरैक्टिव प्रॉब्लम्स। बेसिक नॉर्मल कोड फोर्सेस या किसी भी ऑनलाइन जज में क्या रहता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया, एक इनपुट और आउटपुट फाइल दे दिया तुमको, उस बेसिस पे कोड लिखना होता है। बट इंटरैक्टिव प्रॉब्लम में क्या आता है कि तुम एज्यूम कर सकते हो कि सामने कोई एक बंदा बैठा हुआ है, जिसको तुम एक स्पेसिफिक, तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछोगे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, और वो तुम्हें एक आउटपुट देगा बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन। लेट्स से कि करंट हम लोग का क्वेश्चन ऐसा है कि लेट्स से यू आर गिवन अ फंक्शन f of x रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करेगा? इफ दैट नंबर इज गुड। इसका रिटर्न करेगा इफ x इज गुड। फॉल्स रिटर्न करेगा इफ x इज बैड। और एक कंडीशन क्या दिया हुआ है कि f(x) का जो डोमेन है वो 0 से लेके लेट्स से 10⁻12 तक हो सकता है। और एक और स्पेशल फीचर है f(x) का कि f(x) मोनोटोनिक है, मतलब कि वो लाइन से फॉल्स 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 देता रहेगा, एफ एफ एफ, और ऐसा चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे वो ट्रू दे दिया एक इंटीजर वैल्यू के लिए, वो लाइन से उसके बाद ट्रू ही देता रहेगा। तो तुम्हें क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट इंडेक्स in which the value of the function becomes true, that is x is good, find the first good element in this array। तो इसको कैसे कर सकते हो, थोड़ा आइडिया है किसी के पास? एक तो बहुत सिंपल सा हो गया कि हर एक वैल्यू पे जाके चेक, उस इंटरैक्टर से पूछो कि भाई बता दे कि ये गुड है कि बैड है। नहीं, हमें रेंज पता है ये x का, तो हम पहले 0 देंगे,
और 0 पे अगर हमें एफ मिल रहा है, हाँ। मीन्स हम 0 और 10 टू द पावर 12 को लो और हाई सेट करेंगे, फिर Okay. उसके मिडिल पे जाके चेक करेंगे। अगर मिडिल पे मुझे एफ मिल रहा है तो फिर मैं मिडिल +1 सेट कर दूंगा लो को, Okay. सेम हाँ फिर exactly. दिस वे। हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर का मेन फंडा क्या होता है कि हम लोग का फंक्शन जो है ना, जिस वैल्यू पे हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं किस पे बाइनरी सर्च कर रहा हूँ? मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ कि ऑन दी वैल्यू ऑफ एक्स। और ये वैल्यू क्या, इसका नेचर सबसे इंपॉर्टेंट बाइनरी सर्च कैसे लगेगा इस स्टेटमेंट में गिवन है कि पहले फंक्शन का वैल्यू फॉल्स 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 जाता रहेगा, एक पॉइंट के बाद सारा वैल्यूज उसके बाद ट्रू होगा। दिस मीन्स द फंक्शन इज मोनोटोनिक। मतलब मोनोटोनिसिटी तुम लोग 12th में तो पढ़ाई होगा कि एक सीक्वेंस में फॉलो करते रहता है कि लाइन से पहले फॉल्स आया, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शंस ले लो, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस ले लो। ये भी वैसा ही है, लाइन से पहले फॉल्स, फिर एक पॉइंट पे जाके सारा ट्रू। तो इसका मतलब अगर मैं मान लो किसी भी मैंने इंटरैक्टर से जाके बोला कि प्लीज टेल मी वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ लेट्स से एक्स इज गुड और बैड। तो अगर इंटरैक्टर बोलता है इफ इट इज बैड, तो क्या x-1 पे चेक करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा? बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता चल गया ना कि x बैड है, इसका मतलब x के पीछे जितने भी एलिमेंट्स है वो भी बैड होंगे। तो नाउ माय सर्च स्पेस रिड्यूसेस फ्रॉम 0 टू n 10 to the power 12 टू x+1 to 10 to the power 12। ये केस हो गया। अगर मान लो मुझे इंटरैक्टर बोल देता कि x इज अ गुड नंबर, तो अब मेरे लिए क्या राइट साइड में चेक करना प्रॉफिटेबल होता? बिकॉज राइट साइड में, क्योंकि अगर एक एलिमेंट गुड है तो उसके राइट साइड में सारे ही एलिमेंट्स गुड होंगे। तो और क्योंकि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं अपने लेफ्ट साइड पे जाके क्वेरी करूंगा। तो इसका कोड तो काफी सिंपल हो गया। इसी को मेनली बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर। यहाँ पे हम एरे वैल्यूज प्रेजेंट है कि नहीं चेक नहीं कर रहे, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि एक गिवन कंडीशन को, जो एक फंक्शन है मोनोटोनिक है इन नेचर, तो उस गिवन उस फंक्शन के बेसिस पे हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि एक फाइंड द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग के केस में क्या था, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो अगर मेरे केस में ऐसा मान लो कि अगर फंक्शन बोलता कि ट्रू 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 ऐसे है, और उसके बाद एक पॉइंट पे जाके बाद सारा फॉल्स हो जाता, उस केस में मैं बोलता कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इन वैल्यू ऑफ एक्स जहां पे वो ट्रू होता। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नॉट नेसेसरी कि हमेशा इंक्रीजिंग वे में फंक्शन सॉर्टेड रहे, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बस द कंडीशन इज इट शुड बी मोनोटोनिक इन नेचर। तो इसका कोड तो बहुत सिंपल हो गया। लो केस में यहाँ पे तो सबसे पहले इंटीजर ओवरफ्लो होगा क्योंकि 10 to the power 12 है। तो इसका, हाँ, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो ये ख्याल रखना कि तुम्हारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो। तो अगर सेफ साइड में रहना है तो मतलब लॉन्ग लॉन्ग यूज कर सकते हो। और हाई मेरा इनिशियल केस में कितना हो गया, 112। और बाइनरी सर्च का नॉर्मल कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कब तक, जब तक लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। इस केस में मैं चेक करूंगा, फंक्शन को पूछूंगा कि इफ इज बैड। सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। इस तरह मिड लिखने का एक ड्रॉबैक है, वो मैं बताऊंगा बाद में। अभी के लिए मान लो कि ऐसे मिड लिखते हैं, लो प्लस हाई बाई 2। इफ इज बैड, एक मान लो फंक्शन है, वो इंटरैक्टर जो बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको मान लो पूछता हूँ कि क्या मिड बैड एलिमेंट है कि नहीं। इफ इट इज, अगर वो बैड एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में जाके फायदा नहीं है, गो टू द राइट साइड, लो इक्वल टू मिड+1। एल्स, अगर वो गुड एलिमेंट है, तो फाइनली मुझे आंसर भी तो स्टोर करना पड़ेगा। इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि हाई पे बहुत बड़ा वैल्यू पे सेट कर देता हूँ, बाद में जाके अपने आप वो चेंज हो जाएगा। अगर अभी इंटरैक्टर बोलता है कि दिस गिवन वैल्यू ऑफ मिड इज गुड, दैट मीन्स दिस इज अ कैंडिडेट आंसर, राइट? ये मेरा कैंडिडेट आंसर है। अभी के लिए मैं इसको मिड से अपडेट करता हूँ एंड हाई को मिड-1 सेट कर देता हूँ, बिकॉज नाउ आई नीड टू गो टू द लेफ्ट हाफ। तो इस केस में फाइनली जब खत्म हो जाएगा ये इटरेशन, फाइनली मेरे पास आंसर का वैल्यू मिल जाएगा। अभी इस केस में लीनियर सर्च में तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता, बिकॉज 10 to the power 12 तो कितने महीने लग जाते हैं शायद निकालने में। बट बाइनरी सर्च की वजह से ये शायद एट मैक्स तुम्हारा 50 क्वेरीज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है मेन पावर ऑफ बाइनरी सर्च कि हम लोग नॉट नेसेसरली सॉर्टेड एरे पे यूज करते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन के नेचर पे। अगर वो मोनोटोनिक है तो बाइनरी सर्च लगेगा।
इस कहाँ पे बाइनरी सर्च लगा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला एग्जांपल समझ में आया सबको? हेलो? Yes, bhai. हाँ भैया। ओके ओके cool। तो अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रॉब्लम है, एग्रेसिव काउस। तो क्वेश्चन का लिंक मैं दे देता हूँ चैट पे। ये क्वेश्चन चाहे अभी सॉल्व करो बाद में तो करना ही पड़ेगा, तो अभी अच्छे से देख लेना। ये इंटरव्यूज के आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर पे अगर किसी भी ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में देने जाओगे तो इसका कुछ एक वेरिएशन उठा के दे देंगे। तो एग्रेसिव काउस का स्टेटमेंट क्या है ये देख लेते हैं। सो बेसिकली एक फार्मर है हमारे पास, जॉन नाम का फार्मर है, और उसके पास एन बार्न्स है। बार्न्स मतलब जहाँ पे कैटल्स लाइव स्टॉक्स रखते हैं। तो उसके पास काउज भी है और एन नंबर ऑफ बार्न्स है, और उसके पास सी नंबर ऑफ काउज है, ठीक है। और इस बार्न्स का तुम्हें पोजीशन भी दिया हुआ है x1 x2 अप टू xn। और हर एक बार्न का जो पोजीशन होगा वो 0 से लेके 10⁹ तक हो सकता है। और नेक्स्ट इट इज गिवन दैट ही हैज सी काउज, सी हियर इट इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि काउस को तुम्हें बार्न्स में एलोकेट करना पड़ेगा कि पहला काउ इस एक्स नंबर बार्न पे जाएगा जिस भी नंबर बार्न पे जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि फार्मर को कि काउस जो है बहुत एग्रेसिव इन नेचर है। तो अगर किसी भी एडजेसेंट दो काउ है, अगर मान लो x1 पोजीशन पे है और दूसरा x2 पोजीशन पे है, तो वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जॉन क्या चाहता है कि जॉन चाहता है कि किसी भी दो काउ के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब अगर मान लो कि x2 पोजीशन पे ये है, x3 पोजीशन पे ये है, x4 पोजीशन पे अप टिल xc पोजीशन पे जो फाइनली काउ आ रहा है, इन दोनों का एडजेसेंट का डिफरेंस होगा। पहला फर्स्ट काउ और सेकंड काउ के बीच में एडजेसेंट पोजीशन का डिफरेंस कितना होगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली x3 माइनस x2, ऐसे करके जितना भी एडजेसेंट पोजीशन का जो डिफरेंसेस होगा उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल एडजेसेंट डिफरेंस ऑफ हाउस पोजीशन, ये जो मिनिमम वैल्यू होगा इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज कैसे करेगा, जॉन के पास काउस पहले से पड़े हुए हैं, वो अब तक बार्न्स में उसने एलोकेट करा नहीं है। तो ही वांट्स एन ऑप्टिमल अरेंजमेंट कि कौन से काउ को किस बार्न पे मैं सेट करूं ताकि मिनिमम डिस्टेंस जो है किसी भी काउ के बीच में वो डी तो हुई और डी का वैल्यू मैक्सिमम हो। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आया सबको या फिर से रिपीट करो एक बार? हेलो? नहीं आया भैया। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता है। तो लेट्स एक एग्जांपल के साथ समझ देते हैं। एग्रेसिव काउस। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक फार्मर है, फार्मर के पास n नंबर ऑफ बार्न्स है। बार्न क्या होता है, बार्न में बेसिकली लाइफ स्टॉक्स रखते हैं। काऊ, यहाँ पे इस केस में हमारे केस में काऊ है उसके पास, तो उसको काउस को बार्न्स में मतलब एलोकेट करना है। उसके पास क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि उसके पास सी काउस है, सी काउस, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, तो लेट्स से जॉन ने मान लो मेरा एक सैंपल केस ही ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। ओके हाँ, तो ये सैंपल केस है। यहाँ पे क्या बोला है कि जॉन के पास 5 बार्न्स है, 5 बार्न्स आर अवेलेबल। बार्न्स का पोजीशन भी तुमको दिया हुआ है, क्या है, 1 पे एक बार्न है, 2 देन 8, लेट्स से सॉर्टेड ऑर्डर में लिख देते हैं तो इजी बन जाएगा, 8 और 9। ये 5 बार्न्स है फार्मर के पास और उसके पास 3 काउज है। अब उसके पास फ्रीडम है, किसी भी काउ को किसी भी बार्न पे वो एलोकेट कर सकता है, बस वो सेम एक दो काउ को सेम बार्न पे एलोकेट नहीं कर सकता बस। तो लेट्स से उसने फर्स्ट काउ को कहाँ पे है, फर्स्ट काउ पे गोज पोजीशन, फर्स्ट काउ इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट
ये जो 1 2 3 4 है ना, ये पोजीशन डिटरमाइन करता है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको एक 2D प्लेन के हिसाब से मान लो, और एक्स ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट है उस पोजीशन का। सेकंड काउ को मान लो उसने एलोकेट किया 2 पे, 2 एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, और थर्ड काउ को उसने एलोकेट किया 4 पे। तो यहाँ पे किसी भी दो काउ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड काउ के बीच डिस्टेंस कितना है? 1। सेकंड और थर्ड काउ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 - 2 2। तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया? मिनिमम ऑफ 2, 1 विच इज 1। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या बनता है कि अगर मान लो जॉन ने फर्स्ट काउ को 1 पे एलोकेट किया, सेकंड काउ को 4 पे एलोकेट किया, थर्ड काउ को 9 पे एलोकेट किया, और लेट्स से 8 पे एलोकेट किया। अगर 8 पे एलोकेट किया तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा इस केस में? फर्स्ट और सेकंड काउ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 - 1 3, और सेकंड और थर्ड काउ के बीच में 8 - 4 4। तो मिनिमम ऑफ 3, 4। इस केस में कितना हो गया? 3। अगर दूसरा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लेता, लेट्स से वो तो इससे कम ही आता, लेट्स से वो 1 4 और 8 ले लेता, 1 4 और 9 ले लेता, तब भी यहाँ पे तो 3 आ रहा था और यहाँ पे बस बच के 5 आता था। तो मिनिमम ऑफ 3, 5 बन जाता, विच डज नॉट अफेक्ट आवर आंसर। तो ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन था कि उसको पहले 1 2 3 में डायरेक्टली उसने पोजीशन कर दिया। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि 1 पे एक प्लेस करो, 4 पे प्लेस करो और 8 पे प्लेस करो। इस केस में उसका मिनिमम मतलब डिस्टेंस कितना आ रहा था? 3, विच इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे फाइनली 3 रिटर्न करना पड़ेगा। मुझे बताना है कि ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है मिनिमम डिस्टेंस का एडजेसेंट पोजीशंस का। आप समझ में आया क्वेश्चन? यस भैया। यस भैया। ओके। यस भैया। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाए कैसे? तो यहाँ पे क्योंकि पोजीशन भी सॉर्टेड नहीं है, मैंने तो चलो सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया, पोजीशन के साथ गिवन था यहाँ पे 1 2 8 4 और 9। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाए कैसे? क्वेश्चन में छुपा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे जैसी वर्ड दिख गया ना लार्जेस्ट, तो इसका मतलब कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो मोनोटोनिक वैल्यू होगा इसमें, नॉट नेसेसरी कि एरे के वैल्यूज में होगा। यहाँ पे उसके बाद मैंने जो बताया था कि बाइनरी सर्च किस पे लगा रहे हो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे हम लोग को मिनिमम जो डिस्टेंस है, मेरे को फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस मुझे लार्जेस्ट करना है, तो मुझे बाइनरी सर्च अगर करना पड़ेगा तो मिनिमम डिस्टेंस पे करना पड़ेगा, राइट? तो ठीक है, चलो इतना भी समझ में आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस पे बाइनरी सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च करे तो चेक कैसे करें कि ये ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन होगा कि नहीं, राइट? ये क्वेश्चन बनता है। तो लेट्स से मैं चेक क्या कर रहा था, मेरे पहले वाले क्वेश्चन में जो ट्रू गुड और बैड में बताया था कि अगर मान लो किसी एक एक्स वैल्यू के लिए मेरा इंटरैक्टर बोलता है कि वो बैड है, तो क्या x - 1 पे चेक करने मतलब कोई फायदा रहता मेरे लिए? ऑब्वियसली मेरे को पता ही था कि वो बैड देने वाला है, राइट? राइट। तो ऐसा ही इस केस में भी है। अगर मान लो कि कोई भी एक ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन है, डजंट मैटर, अभी के लिए वो छोड़ दो कि ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कोई भी एक ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन है जिस केस में मेरा मिनिमम डिस्टेंस जो लार्जेस्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एडजेसेंट डिफरेंसेस जो आ रहा है वो मान लो x आ रहा है, ठीक है? मुझे क्वेरी किस पे करना था? x पे करना था। तो क्या मेरे लिए ये चेक करना मतलब कोई फ्रूटफुल काम होगा कि x - 1 पे मेरा ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं, राइट? अच्छा, इसको थोड़ा फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। मैंने क्या बोला कि मुझे बाइनरी सर्च करना है मिनिमम डिस्टेंस पे। तो बाइनरी सर्च अगर करना है मिनिमम डिस्टेंस पे, लेट्स से मैं ऐसे चेक करने वाला हूँ। बाइनरी सर्च पे करते क्या थे? लो सेट करते थे एक, और एक हाई वैल्यू सेट करते थे, कुछ एक हाई है लेट्स से x। और जो हम लोग का कंडीशन रहता था व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, हाई int mid इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है? अब मैं चेक क्या करता था कि मिड के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस पे मैं क्वेरी कर रहा हूँ, तो मैं ये चेक करूंगा कि इज मेरा यहाँ पे, अरे यार सब लोग काम क्यों नहीं कर रहा,
टेक्स्ट वैल्यू है ना, सॉरी सर, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, मैं मिनिमम डिस्टेंस पे क्वेरी करने वाला हूँ, बाइनरी सर्च करने वाला हूँ मिनिमम डिस्टेंस पे। तो अगर मान लो किसी भी तरह मुझे ये पता लग गया कि ओके देयर एग्जिस्ट अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन सच दैट, कि मतलब यहाँ पे जो केस हो रहा था, देयर एग्जिस्ट अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन दिस सच दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एडजेसेंट डिफरेंसेस इज 3। तो क्या जब मुझे ये पता लग गया कि ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल एडजेसेंट डिफरेंसेस इज 3, तो क्या मुझे 2 के लिए चेक करना चाहिए क्या? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट अ बिगर वैल्यू, राइट? तो मेरे लिए 2 के लिए चेक करना तो कोई फायदे का काम ही नहीं है। मुझे ये चेक करना चाहिए कि क्या मिनिमम डिस्टेंस 4 हो सकता है क्या? मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल एडजेसेंट डिफरेंसेस कैन इट बी 4, राइट? तो यहाँ पे मैं यही चेक करने वाला हूँ। तो मैं ये चेक करूंगा कि चेक फंक्शन में लिख देते हैं कि मिड, जो बूलियन फंक्शन है इंट मिड। चेक फंक्शन क्या बताएगा? चेक विल रिटर्न ट्रू if there exists a valid positioning of cows into barns such that minimum value of all adjacent difference is mid। ये चेक करना है मुझे। अगर ये ऑप्टिमल कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं हुआ तो चेक फंक्शन मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। बाइनरी सर्च का तो ये कंडीशन था ना कि मोनोटोनिक होना चाहिए, कि अगर मिड पे मान लो मुझे ट्रू मिल गया, इसका मतलब मिड पे कोई एक ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करता है, तो मिड -1 पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गॉट अ ऑप्टिमल वैल्यू। तो मुझे चेक करना चाहिए मिड +1 पे, क्या मिड +1 मेरा कैंडिडेट आंसर हो सकता है? और अगर मान लो मिड पे कोई ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं हुआ, ये अभी के लिए भूल जाओ कि ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, अभी के लिए वो भूल जाओ। अगर मान लो कि मिड वैल्यू के लिए मेरा लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये मिनिमम डिस्टेंस मिड पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? हाई इक्वल टू मिड -1 चेक करूंगा, लेफ्ट हाफ में चेक करूंगा। इस केस में क्या हो रहा था एग्रेसिव काउस वाले में? मैं इनिशियली मेरा हाई मान लो मैंने सेट कर दिया 1, और लो मान लो सेट कर दिया 1, और हाई वैल्यू मैंने सेट कर दिया 3। तो इस केस में मिड क्या होगा? 2। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है क्या जहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट डिफरेंस मुझे 2 दे दे। अगर तुम ध्यान से कोई भी कॉम्बिनेशन लगा के देखो, इसमें मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब सॉरी पॉसिबल होगा उस केस में कि एटलीस्ट 2 तो हो ही रहा है। मतलब जैसे मैंने यही वाला जो एग्जांपल था 1, 4 और 8, इस केस में मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा था मेरा? 3। ठीक है, 2 से बड़ा है, तो इस केस में एटलीस्ट 2 तो आ ही रहा है ना मेरे पास। तो क्या मेरे लिए 1 पे चेक करना भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता लग गया कि 2 पे तो वैल्यू ट्रू होने ही वाला है, राइट? तो अभी इसको कैसे करना है वो अभी के लिए भूल जाओ। यही मेन मैटर करता है इस क्वेश्चन में, कि मुझे ये चेक करना है, मतलब बाइनरी सर्च किस पे लगाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए तो ये समझ में आ गया कि ओके मैं चेक कर रहा हूँ कि मिनिमम डिस्टेंस पे मैं बाइनरी सर्च यूज कर रहा हूँ कि कौन सा ऑप्टिमल मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब चेक कैसे करेंगे, राइट? ये सब तो हो गया, अब चेक कैसे करें कि मिनिमम डिस्टेंस, ये फंक्शन क्या दे रहा था? चेक विल रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ वैलिड पोजीशनिंग ऑफ काउज इनटू बार्न सच दैट मिनिमम ऑफ ऑल एडजेसेंट डिफरेंसेस इज मिड। ये कैसे पता लगा कि एक वैलिड पोजीशनिंग होगा कि नहीं? तो इस केस में हम लोग के पास जो क्वेश्चन में गिवन था इन एन और सी, और यहाँ पे हम लोग पोजीशन का आउट ले रहे थे इनपुट इन एक्स। एक चीज तुमने देखा होगा सैंपल इनपुट पे पोजीशन का वैल्यू सॉर्टेड नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्योंकि सारे काउज आइडेंटिकल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा काउ फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, कौन सा काउ सेकंड पोजीशन पे जा रहा है। ऑल आई केयर अबाउट इज देयर एडजेसेंट डिफरेंस। तो इसको सॉर्ट कर लेने से भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या आंसर पे? 4, 8 और 9 अगर कर दूं, तो इसको अगर मैं एलोकेट करता हूँ कि 1, 4 और 8, और अगर इसको मैं नॉर्मल उस केस में ही रहने देता कि 1, 2, 8
4 और 9। तो ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन पे क्या आ रहा था? 1, एक पहला काउ मान लो गया 1 पे, दूसरा काउ गया मान लो 8 पे, तीसरा काउ गया 4 पे। मेरे लिए तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ही मैटर करता है ना, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इट डजंट मैटर कि कौन सा काउ किधर जा रहा है, एज लॉन्ग एज देयर एडजेसेंट डिफरेंस इज ग्रेटर, इज अ बिग वैल्यू। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को सॉर्ट कर देंगे, दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस, राइट। अब चेक फंक्शन में हम लोग पास क्या क्या करेंगे, चेक फंक्शन विल रिटर्न वेदर अ वैलिड कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट और नॉट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू काउस, ये मेट हो गया, नंबर ऑफ काउस पॉसिबल, मतलब गिवन नंबर ऑफ काउस सी है, और जो मेरा पोजीशन एरे था वो, राइट। तो इंट काउस एन नंबर ऑफ काउस ठीक है, और वेक्टर को रेफरेंस में ले लिया ताकि हर बार कॉपी ना बने, ठीक है। तो मिड, ओके, अभी चेक करना है। एक और बात बताओ, अगर मान लो कि अगर मैं, मेरे लिए इस केस में ग्रीडी स्ट्रेटेजी काम आ गया। ग्रीडीली मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा कि अगर मैं मेरे ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन पे अगर मैं 2, 4 और 8 पे एलोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि ये ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन मान लो कि अगर मेरा ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा टाइप का होता है कुछ कि 2, 4 और 8 है, जबकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो विल इट नॉट बी बेटर कि मैं 2 को हटा के 1 की जगह रख दूं, बिकॉज दैट वोंट, उल्टा मेरा आंसर बेटर ही करेगा वो। तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट काउ जो है, फर्स्ट काउ को मैं हमेशा जो फर्स्ट पोजीशन है वहां पे प्लेस करने का ट्राई करूंगा, और उसके रेस्पेक्ट में मैं बाकी काउस को प्लेस करता रहूंगा सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिड। बूल सबसे पहले चेक करेंगे इज वैलिड कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियली मान लो कि ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है ही नहीं, मैं बाद में प्रूफ कर लूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है कि नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब मैं सारे काउस को किसी ना किसी एक बांड पे एलोकेट कर दूं, राइट। अगर कोई भी ऐसा काउ ना हो जो अपने किसी भी एक बांड पे प्रेजेंट ना है, राइट। तो इनिशियली पोजीशन ऑफ लास्ट काउ 0, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, बिकॉज मैंने पोजीशन को ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा है, राइट। और अब तक मैंने काउस को कितने काउस को मैंने ले लिया है, काउंट ऑफ काउस टेकन इक्वल टू 1, बिकॉज मैं फर्स्ट काउ को ऑलरेडी पोजीशन 0 पे असाइन कर चुका हूँ, राइट। अभी मैं चेक करूंगा 1 बाय 1 सारे पोजीशंस पे। अब ये चेक करूंगा कि करंट पोजीशन कितना है, करंट पोजीशन इट विल बी पोजीशन ऑफ आई। पोजीशन ऑफ लास्ट काउ कितना था, ये जो वेरिएबल मेरा स्टोर कर रहा है, अगर करंट पोजीशन माइनस पोजीशन ऑफ लास्ट काउ बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, जो मेरा कंडीशन मैं चाहता था कि मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कितना भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम किसी भी दो काउ के बीच में मिड तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता, बस ज्यादा हो चलेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन मिल गया मुझे कि किसी एक पोजीशन के लिए जो लास्ट काउ था जहां पे वो प्लेस्ड, और अगर मैं अभी नया वाला जो काउ है अगर मैं करंट पोजीशन पे प्लेस करूं और मेरा वो कंडीशन वायलेट ना हो, तो इट्स गुड कि मैं अभी इस काउ को प्लेस द करंट काउ इन करंट पोजीशन, राइट। अभी क्या हो गया, पोजीशन ऑफ लास्ट काउ बिकॉज मैं एलोकेट कर चुका हूँ, करंट पॉज हो जाएगा, और काउंट ऑफ काउस टेकन प्लस प्लस, राइट। एल्स मूव ऑन करते रहो, कंटिन्यू। अभी मैंने क्या बोला था, वैलिड कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है कैसे पता लगेगा, जब सारे काउस एलोकेट हो चुके होंगे, राइट। तो इफ काउंट ऑफ काउस टेकन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब सी तो नहीं है, नंबर ऑफ काउस, देन इज वैलिड कॉन्फ़िगरेशन ट्रू, फाइनली रिटर्न इज वैलिड कॉन्फ़िगरेशन। यही है बेसिकली। और अगर हाँ फाइनली आंसर भी तो अपडेट करना है, राइट। इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि आंसर कितना होगा, मैक्सिमम किसी भी दो काउ के बीच में कितना ही हो सकता है, n-1
माइनस B0, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 काउस तो होंगे नहीं, राइट? C नंबर ऑफ काउस है, बट मैं ऑटोमेटिकली वो आंसर को अपडेट करता जाऊंगा। फाइनली मुझे प्रिंट करना है कौन सा मिनिमम ऐसा डिस्टेंस था, लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, टू फाइंड लार्जेस्ट मिनिमम डिस्टेंस, राइट? तो यही था बेसिकली क्वेश्चन। इसका सैंपल्स पे टेस्ट करके देखते हैं। 3 आना चाहिए। तो इनपुट सही से लिया है कि नहीं, n है, एरे का एलिमेंट ले लिया है, राइट? और ओके, सो फाइन। मैंने शायद पोजीशन दिया था, राइट? सॉरी सॉरी, यहाँ पे i का वैल्यू होगा पोजीशन ऑफ -1 माइनस पोजीशन ऑफ 0। ये मेरा अपर लिमिट है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आंसर आ जाएगा 3। मेन ये चीज है, ठीक है? मतलब बाइनरी सर्च इनिशियली थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं कि कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है कि नहीं, ये चेक करना। क्या थोड़ा डाउट है इसमें अभी भी? Bhaiya, could you say that low high values, Bhaiya, once again? Oh I yeah, couldn't sure. understand that. Yeah, sure. See, what is the total number of cows that are given to us? C can be anything, right? C can be either 1, 2, or up to. Just it is given that it will be less than or equal to n. So what I need to find, what is my to find here? Largest minimum distance. So what can be the, like, let's say if I have 2 cows present, right? 2 cows present. So what can be the largest distance between them? If I place the first cow in the in the smallest position given, in position of 0, and I place the largest and second cow in position of n-1. It cannot be greater than this, right? It has to be either equal to this or less than this. That's why I have written high will be position of n-1 minus position of 0. This will occur in the case if I am given only 2 cows are present. If more than 2 cows are present, this case will never be possible because I have to allocate at least the third cow. I have to allocate somewhere, right? So I have to place them in the middle. So that's why high is taken as position of n-1 minus position of 0. You can take anything, like if you want to take integer max, it is also possible. But just to reduce the search space, it's not relevant if you go on checking. Let's say the largest position present is let's say 20, and the smallest position is 5. So the maximum distance that can be between any two of cow will be 15 only. So it's not practical to check on values like 1,000 or 10,000. That's obviously not going to be possible, right? So that's the case here. So basically we are querying for the minimum distance. Here binary search is not on the array values. Here binary search is on the minimum distance. कि मुझे चेक करना है कि mid minimum distance, check if mid minimum distance is possible or not. इससे बड़ा हो पता नहीं, मुझे mid पता होना चाहिए बस। अगर mid है, if mid is possible, that means there is no need to check for mid -1 because it's always be possible, right? Let's say I allocate cows to, let's say I have 1, then 4, then let's say 1, 4, 7, 8, 10. Okay, let's say I want to check whether mid distance of 1 is possible or not. Well, if 1 has to be made possible, then what I will do, I will place the first cow in the first position, second cow in the second position, third cow in the third position. Here minimum distance between them will be 3. 4 minus 1 is 3 and 7 minus 4 is 3. So minimum distance can be 3. So which is greater than what I wanted. So check will always return for mid equal to 1, it will always return true because there exists a valid configuration. वैलिड कॉन्फ़िगरेशन कब नहीं होगा? जब मैं काउस को एलोकेट ही नहीं कर पाऊंगा बाय बिकॉज आई एम फॉलोइंग कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि एक काउ को इधर रखा, दूसरा काउ उससे मिड डिस्टेंस होना ही चाहिए। इस काउ और नेक्स्ट काउ के बीच में मिड डिस्टेंस होना ही चाहिए। सेकेंड काउ आया, सेकेंड काउ और थर्ड काउ के बीच में मिड डिस्टेंस होना ही चाहिए। कम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा हो चल जाएगा।
तो ऐसा भी केस हो सकता है ना कि फॉल्स कब रिटर्न करेगा ये देख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पूरा एंड तक मैं पहुंच गया, एन का एरे का वैल्यू एंड हो गया, लेकिन मेरे पास काउज अभी बचे हुए हैं क्योंकि मैं मिड मिड का गैपिंग्स में प्लेस कर रहा हूँ काउज को, राइट। So in that case, mid is not my answer because I'm not able to place the cows only. So how will I be? How can mid be the possible answer? So I need to query for low to mid minus one. Then I again have to do the same binary search. So finally एक point ऐसा आएगा जहाँ पे एक वैल्यू पे जाके कन्वर्ट कर जाएगा और that will be the optimal answer. ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? थोड़ा टफ तो है बट भैया मतलब ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ये खुद से जाके एक बार कोड लिखने का ट्राई करना बाद में। ऐसा ये जो मतलब कॉन्फ़िगर मतलब बाइनरी सर्च का ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट भी क्या है मतलब ये जो चेक करना कि वेदर दिस वैल्यू इज पॉसिबल और नॉट, यही चीज पे क्वेश्चंस आते हैं मतलब मैक्सिमली। ये कहीं पे तुमको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि चेक वेदर अ गिवन वैल्यू इज प्रेजेंट और नॉट, वो तो कोई भी निकाल देगा मतलब। बट मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं बाइनरी सर्च से कि चेक वेदर अ गिवन वैल्यू इज ऑप्टिमल और नॉट, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। यहाँ पे हम लोग बाइनरी सर्च लगा क्यों पा रहे हैं? बिकॉज इफ आई नो कि अगर x कॉन्फ़िगरेशन x मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, if x can be a one of the minimum distance, then x minus 1 is surely going to be the minimum distance, can be one of the minimum distance. So why should I check for x minus 1? I should instead check for x plus 1 to the high value, right? That's why we are applying binary search because the function is monotonic in nature. अगर x के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो x minus 1 के लिए भी करेगा, 0 के लिए भी करेगा up till x minus 1. तो मुझे चेक किसके लिए करना था? x plus 1 से लेके हाई तक। तो फाइनली एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पे जाके वो वैल्यू कन्वर्ट कर जाएगा और वो लूप से ब्रेक हो जाएगा। तो यही था भाई ये एग्रेसिव काउच। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है पेंटर्स पार्टीशन। ये खुद से एक बार ट्राई कर लेना, मैं लिंक दे देता हूँ एक बार चैट बॉक्स पे। पार्टीशन प्रॉब्लम वीक्स और वीक्स। यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन का वो एक लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। वो खुद से कोड लिखने का ट्राई करना एक बार। बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर इनिशियल केसेस में थोड़ा टफ लग सकता है, बट एक बार अगर खुद से कोड लिख लिया तो इजी हो जाएगा। मतलब फिर सारे क्वेश्चन में बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर ही लगाओगे, ऐसा पॉइंट आ जाएगा फिर। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली इतना ही था। इस टॉपिक को मास्टर करने का ट्राई करना, बाइनरी सर्च दी आंसर। बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी सर्च में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। भैया और कुछ बताना है क्या? नहीं, यही था बस। और मैंने जो जिस फेसबुक पोस्ट पे जो लिंक आया था नीट का, उसके कमेंट्स में मैंने एक मैशअप डाल दिया, तो प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से तुम लोग प्रॉब्लम्स। हाँ मतलब वही कोड फोर्सेस में मतलब बाइनरी सर्च ऑन दी आंसर के बहुत अच्छे क्वेश्चन है सी डी के, मतलब वो सब अच्छे से कर सकते हो। तो वही फिर आज का क्लास के लिए तो बस इतना ही है फिर। और किसी को कुछ डाउट है क्या आज के क्लास में? अगर है तो बोल दो, मतलब कोई टेंशन नहीं है। कोई पार्ट अगर समझ में ना आया हो। सबको समझ में आ गया क्या? Yes, bhai. Excuse me, Bhaiya. या बोलो। Bhaiya, I don't have a doubt regarding this, but I have another doubt. Can I ask? या श्योर। Bhaiya, is it good to do from Code Forces or from Lead Code? सी एट द करेंट स्टेज भैया ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। माथुर भैया आप बता दीजिए। देखो, तुम सेकंड ईयर में हो तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कोड फोर्सेस पे करो, क्योंकि एक तो उस पर मतलब प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे लेवल के हैं। और अभी मैं मतलब अगर तुम प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो, और अभी मैंने काफ़ी सारे कंपनीज के टेस्ट दिए हैं, तो ये बता सकता हूँ कि लीड कोड पे जिस लेवल के प्रॉब्लम है उस लेवल के प्रॉब्लम सब वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट हो गया तो प्रॉब्लम्स का लेवल भी बढ़ गया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कोड फोर्सेस पे करो, और बस ये गोल लेके मत चलो कि मेरे को प्लेसमेंट लेना है, इंटर्नशिप लेनी। बस अपना लेवल इम्प्रूव करने के लिए कोड फोर्सेस पे करो प्रैक्टिस। कोड शेफ पे भी कर सकते हो, मतलब किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म पे करो। लीड कोड के प्रॉब्लम सब पुराने हो चुके हैं। और मतलब अगर लीड कोड करना ही है तो मतलब इंटर्न या फिर प्लेसमेंट के मतलब 1-2 महीने पहले भी स्टार्ट करोगे तो मतलब इफ यू स्टार्ट जस्ट 2 months बिफोर ऑल्सो देर आर वेल नोन शीट्स लाइक लव बब्बर एंड अदर शीट्स, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो वही सब प्रैक्टिस करना होता है लीड कोड से। बाकी मैक्सिमम टाइम तो कोड फोर्सेस पे ही देना चाहिए। Okay, Bhaiya. Thank you, Bhaiya.
ओके ओके, किसी और को डाउट है क्या कुछ? भैया प्रायोरिटी क्यू में अपर बाउंड ये सब यूज कर सकते हैं क्या? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू भी तो सॉर्टेड ऑर्डर में वो कर रहा है नहीं नहीं मतलब। नहीं, प्रायोरिटी क्यू में बिल्ट इन नहीं है, मतलब वो एक्चुअली वो हीप से बनता है ना, तो अच्छा। अपर बाउंड लोअर बाउंड यूज नहीं कर सकते और प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू मतलब सॉर्टेड भी नहीं होता है, अगर तुम हीप का स्ट्रक्चर देखोगे तो सॉर्टेड नहीं होता है, ओके, हो भी थैंक यू। सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है अंशुमन, रिकॉर्डिंग बंद कर दो हाँ और इसका लिंक भेज देना मेरे को। ठीक है भैया।